Very good morning to all of you. Myself मनोज कुमार शर्मा हर घर पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत +1 कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन प्रमापों के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया लेखांकन प्रमापों का अर्थ, उनके उद्देश्य, उनकी विशेषताएं और उनके लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते व्यापार के कारण विश्व स्तर पर लेखांकन प्रमापों की स्थापना के लिए 29 जून 1973 को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। हमारे भारत की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1949 को ही थी, प्रतिनिधित्व किया जाता है। भारतवर्ष में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 21 अप्रैल 1977 को की गई थी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी द्वारा जारी किए गए लेखांकन प्रमाप जो हैं वो लगभग सभी देशों में लागू हैं। भारत में लेखांकन प्रमाप बोर्ड, जिसे हम ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कहते हैं, वह इन लेखांकन प्रमापों को तैयार करता है, जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कौंसिल द्वारा प्रमापित किया जाता है और फिर केंद्र सरकार जो है वो इन्हें पूरे देश में लागू करती है। 1 अप्रैल 2009 तक जो है 32 लेखांकन प्रमाप जो हैं वो जारी किए गए हैं, जिन्हें हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इस प्रमाप के अनुसार वित्तीय लेखों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण होना चाहिए और एक ही स्थान पर होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, रहतिये का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इस प्रमाप के अनुसार रहतिया जो स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, उसका मूल्यांकन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होती है उसके आधार पर किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। इस प्रमाप के अनुसार जब रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है तो उसे इस ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि रोकड़ प्राप्तियों और भुगतानों को 3 भागों में संचालन, विनियोग तथा वित्तीय क्रियाओं में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, स्थिति विवरण की तिथि के पश्चात की संभावनाएं एवं घटनाएं, contingencies and events occurring after the balance sheet date। इस प्रमाप के अनुसार स्थिति विवरण की तिथि के पश्चात की घटनाओं का केवल प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। जैसे मान लो बैलेंस शीट बनाने के 2 दिन बाद अगर आग लगने से किसी व्यवसाय में 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है तो स्थिति विवरण में जो है वो ये हानि जो है वो जरूर दिखानी चाहिए ताकि संचालकों के ध्यान में ये बात
आ सके। हालांकि इसका वित्तीय स्थिति पर जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, अवधि का शुद्ध लाभ अथवा हानि, अवधि के पूर्व की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड बिफोर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इस प्रमाप के अनुसार यह आवश्यक है कि असामान्य और अवधि से पूर्व की मदों का वर्गीकरण और प्रकटीकरण किया जाए और सामान्य क्रियाओं की लाभ हानि के साथ ही कुछ विशेष मदों का अलग से प्रकटीकरण किया जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मूल्य ह्रास लेखांकन। इस प्रमाप के अनुसार संस्था द्वारा ह्रास लगाने के लिए जिस भी विधि का प्रयोग किया जाता है वह विधि सभी अवधियों में समरूपता से प्रयोग की जानी चाहिए। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, निर्माणी ठेकों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यह प्रमाप ठेकेदारों के वित्तीय विवरणों में निर्माणी ठेकों के लेखांकन से संबंधित है। देन AS 8, अनुसंधान एवं विकास के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस प्रमाप के अनुसार अनुसंधान एवं विकास की लागतें प्राय उसी अवधि के व्ययों में सम्मिलित की जानी चाहिए जिस अवधि में ऐसी लागतें लगाई जाती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, आगम पहचान, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इस प्रमाप के अनुसार आय की पहचान जो है वो माल के विक्रय से, सेवाएं प्रदान करने से या रोकड़ के प्राप्त करने से किस तरह से की जाए इसकी व्याख्या की गई है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, स्थायी संपत्तियों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। यह प्रमाप विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत की गई स्थायी संपत्तियों से संबंधित है। यह प्रमाप यह निश्चित करने के लिए मापदंड निर्धारित करता है कि किस व्यय को संपत्ति माना जाए और किस व्यय को व्यय माना जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। यह प्रमाप विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले लेखांकन में विभिन्न लेन देनों और विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों को संस्था के वित्तीय विवरणों में शामिल करने के उद्देश्य से उन्हें रुपयों में परिवर्तित करने से संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। यह प्रमाप सरकारी अनुदान के लेखांकन जैसे आर्थिक सहायता, नगद प्रोत्साहन, शुल्क वापसी से संबंधित है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, विनियोगों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इस प्रमाप के अनुसार एक संस्था को अपने वित्तीय विवरणों में चालू विनियोगों और दीर्घकालीन विनियोगों को अलग अलग दिखाना चाहिए। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एकीकरण के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशंस। इस प्रमाप के अनुसार कंपनियों का जो है वो एकीकरण किस प्रकार से हो और उसके लिए कौन सी लेखांकन विधि का प्रयोग किया जाए इसका वर्णन किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कोई भी व्यक्ति जब रिटायर होता है तो उसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुटी, सेवा निवृत्ति पर अवकाश के बदले में नगद राशि ये भुगतान प्राप्त होते हैं। तो इनका लेखांकन किस प्रकार किया जाए इसकी जो है वो व्याख्या की गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, बोरोइंग कॉस्ट, उधार लागतें। यह प्रमाप स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए उधार ली गई राशि पर ब्याज के पूंजीकरण से संबंधित है। देन AS 17, खंड विवरण प्रस्तुति, सेगमेंट रिपोर्टिंग। इस प्रमाप के अनुसार वस्तु, सेवा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर जो है डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट मतलब एक खंड बनाए जाते हैं तथा प्रत्येक पोर्शन या जो सेगमेंट या खंड के लिए जो है वो अलग से लेखांकन सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।
देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 संबंधित पक्षों के प्रकटीकरण, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इस प्रमाप के अनुसार संस्था और इससे संबंधित पक्षकारों के मध्य होने वाले लेन देनों के विषय में कुछ विशेष प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। देन AS 19 लीज पट्टा। यह प्रमाप जो है वो लीज पर ली गए अनुबंधों की लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित है। AS 20 अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश आय। यह प्रमाप प्रति अंश आय की गणना कैसे की जाती है और उसे जो है वो किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है ये बताता है। देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एकीकृत वित्तीय विवरण, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह प्रमाप एकीकृत वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रिया से संबंधित है। AS 22 आय पर करों के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। यह प्रमाप कर योग्य लाभ और लेखांकन लाभ में क्या अंतर है और उन पर जो है वो किस तरह से कर की गणना की जाएगी, उन्हें लाभ हानि खातों में किस तरह से प्रदर्शित करना है, इससे संबंधित है। AS 23 संबद्ध कंपनियों के एकीकृत वित्तीय विवरणों में निवेश के लिए लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यह प्रमाप ऐसे सिद्धांत और प्रक्रिया निर्धारित करता है जिनका पालन जो है वो एकीकृत वित्तीय विवरणों में संबद्ध कंपनियों में किए गए निवेश का पूरे समूह की वित्तीय स्थिति और लाभ पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। AS 24 बंद की गई क्रियाएं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। यह प्रमाप बंद की गई क्रियाओं के लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित है। AS 25 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यह प्रमाप अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट में शामिल न्यूनतम विषय सूची से संबंधित है। AS 26 इनटेंजिबल एसेट्स। यह प्रमाप उन अदृश्य संपत्तियों की लेखांकन प्रक्रिया से संबंधित है जो अन्य प्रमाप से निर्धारित नहीं होती हैं। AS 27 संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। यह प्रमाप उन सिद्धांतों और लेखांकन प्रक्रिया को निर्धारित करता है जो संयुक्त उपक्रम में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित है। AS 28 संपत्तियों की क्षति, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। यह प्रमाप उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसका पालन संस्था को यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि उसकी संपत्तियां पुनः प्राप्य राशि से अधिक पर नहीं दिखाई गई हैं। देन AS 29 आयोजन, संभावित दायित्व एवं संभावित संपत्तियां, प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। यह प्रमाप आयोजन जो संभावित दायित्व हैं या संभावित संपत्तियां हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, उससे संबंधित है। AS 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। ये लेखांकन प्रमाप जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, चेक्स जो है उनका मूल्यांकन, उनकी पहचान कैसे की जाए, इससे संबंधित है। देन AS 31 लेखांकन प्रमाप जो है वो वित्तीय लेखपत्र प्रदर्शित करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन। तो यह प्रमाप जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो उन्हें किस तरह से फाइनल अकाउंट्स में जो है वो प्रेजेंट करना है, इससे संबंधित है। देन AS 32 वित्तीय प्रलेख, प्रकटीकरण, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर। तो यह लेखांकन प्रमाप जो है जो वित्तीय हमारे पास संपत्तियां हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जैसे मैंने बताया शेयर्स, डिवेंचर्स, बाउंड्स, चेक्स जो हैं उन्हें जो है वो किस तरह से प्रकट किया जाए, किस तरह से डिस्क्लोजर उनका होना चाहिए, इससे संबंधित है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो डिस्कस किए। तो आई होप कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मीन वो सिद्धांत हैं, वो नियम हैं जिन्हें हम जो है वो लेखा
पुस्तकों में लेन देनों को लिखते समय जो है वो ध्यान में रखते हैं और इन्हीं के आधार पर समस्त लेन देनों को जो है वो लिखा जाता है, अकाउंटिंग प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जाता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।